हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल हमने सेल यानी कोशिका चैप्टर को डिटेल से देखा था और सभी एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हमने दो भागों में बांटा है। आधे में हम प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, जबकि बाकी में हम एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे। आपको बिना स्ट्रेस लिए मूवी की तरह पूरा वीडियो को देखना है, चीज़ों को समझते जाना है। दूसरी बार देखने पर आपको महसूस होगा कि बहुत से टर्म पूरी तरह से आपको याद हो गए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को अनलाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे वीडियो में कहाँ सुधार करना है। हम आने वाले वीडियो में उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है कि अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। इसी आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने देखा था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बनी होती है। उसके सारे काम जैसे फूड लेना, गैसियस एक्सचेंज करना, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन सभी एक सेल द्वारा ही होता है। पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। इसमें लेवर ऑफ डिवीजन यानी काम का बंटवारा होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन सभी कार्यों को अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। ये सभी सेल एक समान यानी एक जैसे होते हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू यानी ऊतक कहा जाता है। तो हमने जाना कि टिश्यू यानी ऊतक ग्रुप ऑफ सेल है, यानी एक कोशिकाओं का समूह है। यह सिमिलर इन स्ट्रक्चर यानी आकृति में एक समान होता है और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एक साथ संपन्न करते हैं। तो टिश्यू के एग्जाम्पल होंगे ब्लड टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्व टिश्यू। प्लांट में देखा जाए तो जाइलम, फोइलम, ईटीसी इसके एग्जाम्पल होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि टिश्यू क्या होता है। अक्सर एग्जाम में इन बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जैसा कि अभी हम लोग ने देखा, कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं उसको टिश्यू कहते हैं यानी ऊतक। तो इसका आंसर होगा ए, टिश्यू। इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक को दो भागों में बांटा जाता है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। जैसा कि हम देखते हैं, प्लांट में कुछ निश्चित क्षेत्र यानी स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होता है, क्योंकि इन भागों में डिवाइडिंग टिश्यू यानी वो टिश्यू जो डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वही टिश्यू इन भागों में पाए जाते हैं। उसी डिवाइडिंग टिश्यू यानी विभाजित ऊतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभेदक कहा जाता है। यह तीन प्रकार का होता है: एपिकल, लेटरल या कैम्बियम और इंटरकेलरी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तना के सबसे ऊपरी भाग यानी टिप में पाया जाता है। इसके कारण स्टेम की लंबाई यानी लेंथ बढ़ती है। यह प्लांट के जड़ यानी रूट में भी पाया जाता है, जिससे कि रूट की लंबाई बढ़ती है। सिंपली बोला जाए तो एपिकल मेरिस्टम लंबाई यानी लेंथ बढ़ाने का काम करता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टम, तना तथा रूट की मोटाई यानी ग्रीथ को बढ़ाता है, यानी मोटाई बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। तीसरा है इंटरकेलरी, यह नोड यानी ब्रांच के बेस में पाया जाता है तथा पत्तियों के बेस में भी पाया जाता है। यह तो हुई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जानकारी। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते रहता है, पर एक समय आता है जब वह डिवाइड होने की एबिलिटी यानी क्षमता खो देता है और एक परमानेंट शेप साइज लेकर एक विशिष्ट कार्य यानी स्पेसिफिक रोल करने लगता है। इस प्रकार वह परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक
बन जाता है। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक प्रकार की ही कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं यानी सेल से बने होते हैं। चलिए एक एक करके इनके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। सिंपल परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप्स हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा लिविंग सेल से बना होता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल यानी मृत कोशिका का बना होता है। पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह जनरली फूड स्टोरेज यानी भोजन संग्रह करता है। यहाँ ध्यान देना है कि कुछ पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे क्लोरेनकाइमा यानी हरित ऊतक कहते हैं। दूसरा है कोलेनकाइमा, यह फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन प्रदान करता है। आप देखते होंगे कि पेड़ की टहनियाँ, पत्ते लचीले होते हैं, यह कोलेनकाइमा के कारण होता है, यानी यह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहायता देता है। तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, यह पेड़ को स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान करता है तथा पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। नारियल का जो बाहरी रेशा युक्त छिलका होता है, यह स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है। आगे है परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे जटिल अस्थायी ऊतक हिंदी में कहते हैं। यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने जाना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक सेलों से मिलकर बनता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला है जाइलम और दूसरा है फोलेम। इन दोनों को वस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक कहते हैं। पहला है जाइलम, यह ट्रेकियाट, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बनी होती है। इसके द्वारा पानी और पानी में घुला खनिज लवण यानी मिनरल्स जड़ से पत्ती तक पहुंचते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। यह 2 प्रकार का होता है, पहला है प्राइमरी जाइलम यानी प्राथमिक जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि से पहले उपस्थित जाइलम को प्राथमिक जाइलम कहते हैं, जबकि द्वितीयक जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम द्वितीय वृद्धि के बाद बनने वाले जाइलम को द्वितीयक जाइलम कहते हैं। प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं, यानी द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। दूसरा है मेटाजाइलम, बाद में बनने वाले जाइलम यानी सेकेंड फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड मेटाजाइलम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्लांट का एज डिटर्मिनेशन यानी आयु की गणना जाइलम टिश्यू के एनुअल रिंग को गिनकर की जाती है। इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है फोलेम, यह 5 प्रकार के सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोलेम फाइबर्स और फोलेम पेरेनकाइमा। यहाँ आपको ध्यान देना है कि फोलेम फाइबर को छोड़कर सभी लिविंग सेल के बने होते हैं, यानी फोलेम फाइबर डेड सेल का बना होता है। सिव ट्यूब्स यानी चालनी नालिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नालिकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इसको। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है एपिडर्मिस। यह प्लांट का सबसे बाहरी सतह मतलब आउटरमोस्ट लेयर होता है। यह सिंगल लेयर होता है। प्लांट्स की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है।
इसके बाहरी सतह पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनती है जो जल को लॉस होने से बचाती है। पत्तों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र यानी स्मॉल पोर्स होते हैं। इसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा गार्ड सेल यानी रच्छी कोशिका से घिरा रहता है। इसका काम है गैसियस एक्सचेंज यानी गैस का आदान प्रदान करना। जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 एब्जॉर्ब होता है और O2 रिलीज होता है, तो यह स्टोमेटा के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा काम है ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जड़ों के एपिडर्मिस वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होता है बाहरी एपिडर्मिस में चेंजेस आता है और यह कुर्क यानी पेड़ का छाला बन जाता है। इसकी भित्ति पर सुब्रिन नामक पदार्थ पाया जाता है। यह था प्लांट टिश्यू के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक के बारे में। एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक, चौथा है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। सभी के एक एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा स्किन यानी त्वचा। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लड यानी रक्त और बोन यानी अस्थि संयोजी। मस्कुलर टिश्यू का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा मसल्स यानी पेशी, और नर्वस टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूरॉन्स। अक्सर एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ब्लड इज ऑप्शन में दे देगा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो वो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, तो आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए आपको एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। हमें एक एक करके इसके चारों भागों को अच्छे से समझेंगे। तो पहला से स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसको हिंदी में उपकला ऊतक या सिंपली एपिथेलियमी ऊतक बोला जाता है। यह शरीर को ढकने वाला यानी कवरिंग व बाहरी रक्षा यानी प्रोटेक्टिव करने वाला ऊतक है। यह शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों यानी ऑर्गन्स और गुहिकाओं यानी कैविटीज को ढकता है। यहाँ आपको तो ऑर्गन समझ में आता होगा, जैसे कि आमाशय, स्टोमक, हृदय, हार्ट, लीवर, यकृत। पर कैविटी क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है कैविटी यानी गुहिका। किसी भी ठोस यानी सॉलिड पदार्थ में खाली स्थान पाया जाता है, उसी को गुहिका यानी कैविटी बोला जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यह हमारे शरीर के गुहिका यानी कैविटी है। जैसा कि हमने जाना यह कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है और बहुत से ऑर्गन्स को भी कवर करता है। तो इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे स्किन। स्किन हमारे सबसे बाहरी कवरिंग लेयर है। उसके बाद हो जाएगा द लाइनिंग ऑफ द माउथ, लंग एल्वोली यानी फेफड़ों की कुपिका, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी नलिका अस्तर, किडनी ट्यूबुल्स यानी विक्कीय नली। यहाँ पे लाइनिंग यानी अस्तर आया, ये क्या है? कवर्स इनसाइड सरफेस ऑफ द समथिंग, मतलब किसी के अंदर का जो परत होता है उसको लाइनिंग बोलते हैं। ध्यान में रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में ब्लड वेसल्स, इसका जो अंदर का जो परत है, अंदर का जो लेयर है, इसको हम लोग लाइनिंग बोलेंगे। मतलब यह हो जाएगा लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। बोलने का मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर का परत। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी भी परत से होकर अवश्य गुजरता है। एपिथेलियल टिश्यू को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला कवरिंग एपिथेलियम और दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड यानी ग्रंथि का निर्माण करता है। यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर, शेप, साइज के अनुसार एपिथेलियल टिश्यू को 4 भागों में बांटते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सल्की एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम यानी स्तंभकार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पक्षमल एपिथेलियम।
तो एक एक करके देखते हैं इन चारों के बारे में। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ओएसोफेगस यानी आहार नली, द लाइनिंग ऑफ द माउथ यानी मुंह का अस्तर, और त्वचा यानी स्किन। स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सल्की एपिथेलियम दो तरह का होता है। एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी सरल सल्की एपिथेलियम, और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यानी स्तरित सल्की एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यह अत्यधिक पतली, थीन और चपटी यानी फ्लैट होती है, जैसे कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल रक्त नली का स्तर, लंग एल्वोली यानी कुपिका। जबकि हमारा स्किन बाहरी एटमॉस्फेयर यानी बाहरी पर्यावरण से टच में रहता है, इसलिए यह कई लेयर यानी कई परतों में अरेंज होता है, इसलिए इसको स्टेरिटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में रखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्किन यानी त्वचा। अगला है कोलुमिनर एपिथेलियम यानी स्तंभकार एपिथेलियम। वैसे भाग में पाया जाता है जहां पदार्थ यानी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण तथा सिक्रेशन होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंत की भीतरी स्तर। तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार एपिथेलियम। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स यानी विक्कीय नली का स्तर, डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड यानी ग्रंथि की नली का स्तर। यह मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अगला है सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पचमल एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वास नली। यह तो हुई एपिथेलियम टिश्यू की बात। ये तो हुई एपिथेलियल टिश्यू की बात। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, पर बड़े एग्जामों में जैसे कि स्टेट पीसीएस या फिर सीजीएल लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसके हर एक टर्म को डिस्क्राइब करके बताया गया है। अगला टाइप है एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है और हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव यानी यह कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है। जैसे कि ब्लड क्या करता है, शरीर में विभिन्न पार्टों में यह फ्लो करता रहता है और विभिन्न सब्सटेंस जैसे कि गैस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्लड कनेक्शन स्थापित करने का काम किया। इसके अन्य एग्जाम्पल होंगे बोन यानी अस्थि संयोजी, लिगामेंट यानी स्नायु, टेंडन्स यानी कंडरा, कार्टिलेज यानी उपास्थि, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू यानी वसामय ऊतक। तो चलिए एक एक करके सभी एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले है ब्लड यानी रक्त। जैसा कि अभी हमने देखा, ब्लड फ्लो करता है और गैसों को, शरीर के पचे हुए भोजन यानी डाइजेस्टिव फूड को, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलिए इसको सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हम अपने नाक के थ्रू लेते हैं, वह लंग्स पर जाता है। लंग्स से वह ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा शरीर के सभी सेलों तक पहुंचता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और सेल ऑक्सीजन का क्या करता है, इसके बारे में तो हमने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करता है और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर आपको समझना है तो सेल का हमारा वीडियो जरूर देख लें। आगे देखते हैं ब्लड का जो तरल पदार्थ यानी लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म हुआ रेड ब्लड कर्पल्स, जिसे लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का फॉर्म हुआ वाइट ब्लड कर्पल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इन तीनों के अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन, साल्ट और हार्मोन भी पाए जाते हैं। ये तो हुई ब्लड की बात, पर ब्लड में सिर्फ हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, ब्लड में और डिटेल से और टॉपिक भी पढ़ना है। आने वाले वीडियो में हम ब्लड को डिटेल से देखेंगे।
ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी डिटेल से देखेंगे। इसमें से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि ब्लड किसका एग्जाम्पल है, तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद एक तरह का और क्वेश्चन कि ब्लड में इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, जो बताएं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये रहेगा और एक नहीं रहेगा जो कि ब्लड में नहीं पाया जाता, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं बोन यानी अस्थि संयोजी के बारे में। बोन हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है और साथ ही मसल्स यानी मांसपेशियों और मुख्य अंगों यानी ऑर्गन्स को सहारा देता है। यह स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, यानी कि मजबूत और कठोर है। यह कैल्शियम तथा फॉस्फोरस कंपाउंड का बना होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि बोन कैल्शियम तथा फॉस्फोरस कंपाउंड का बना होता है। आगे देखते हैं लिगामेंट यानी स्नायु के बारे में। आपने जाना था कि बोन नॉन फ्लेक्सिबल यानी कठोर टिश्यू है, यह मुड़ नहीं सकता है, पर आप अपने हाथ को मोड़ पा रहे हैं, अपने पैर को मोड़ पा रहे हैं, इसमें तो बोन है। साथ ही आप अपने उंगली को भी मोड़ पा रहे हैं, इसमें भी बोन है। पर यह कैसे हो रहा है, आप ध्यान देंगे कि आप जहाँ जहाँ मोड़ पा रहे हैं वहाँ दो बोन का कनेक्शन है, यानी दो बोन आपस में कनेक्ट हुए हैं। यही दो बोन आपस में कनेक्ट एक तीसरे कनेक्टिव टिश्यू के कारण हो पा रहे हैं, जिसका नाम है लिगामेंट यानी स्नायु। यह दो बोन यानी दो अस्थियां को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह वेरी इलास्टिक यानी बहुत लचीला ऊतक है एवं मजबूत होता है। अगला देखते हैं, अगला कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन्स यानी कंडरा। यह मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम करता है, यानी अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। आपको ध्यान में रखना है कि टेंडन्स यानी कंडरा अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वह होगा टेंडन्स। अपने कान और नाक को देखिए, आप इसके हड्डी को मोड़ पा रहे हैं यानी फोल्ड कर पा रहे हैं, साथ ही नाक के हड्डी को भी आप फोल्ड कर पा रहे हैं। ना ही यहाँ पे दो बोन का कनेक्शन है और ना ही बोन फ्लेक्सिबल होता है, तो फिर यह कैसे मुड़ रहा है और फोल्ड हो रहा है, तो इसमें एक दूसरे प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसको कार्टिलेज यानी उपास्थि कहते हैं। कार्टिलेज नाक, कान, कंठ यानी ट्रेकिया और श्वास नली यानी लैरिंक्स में पाया जाता है। यह प्रोटीन और शुगर का बना होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर। यह त्वचा यानी स्किन और मांसपेशियां यानी मसल्स के बीच में पाया जाता है। साथ ही ब्लड वेसल यानी रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है। नर्व्स और बोन में भी पाया जाता है। यह क्या करता है, यह टिश्यू को रिपेयर होने में हेल्प करता है, यानी ऊतक को रिपेयर होने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ध्यान में रखना है आपको। अगला कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू यानी वसामय ऊतक। यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह फैट का स्टोर करता है, यानी वसा का संग्रह करता है। और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फैट का स्टोर कौन सा टिश्यू करता है, तो एडिपोज टिश्यू करता है। यानी वसा का संग्रह कौन सा ऊतक करता है, तो वसामय ऊतक होगा। यह स्किन के नीचे पाया जाता है, यानी त्वचा के नीचे, और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह इंसुलेटर यानी ऊष्मीय कुचालक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें फैट होता है। यह तो हुई कनेक्टिव टिश्यू और उसके सभी एग्जाम्पल के बारे में। आगे देखते हैं एनिमल टिश्यू के तीसरे टाइप मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक के बारे में। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति यानी मूवमेंट के लिए उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन कंटेन करता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यानी सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इसी के कारण संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट एवं प्रसार यानी रिलैक्स होता है, यानी कि मसल सिकुड़ता और फैलता है, जिसके कारण से गति होता है। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं।
3 टाइप्स के होते हैं। पहला वॉलेंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक पेशी, दूसरा है इनवॉलेंटरी मसल यानी अनैच्छिक पेशी, तीसरा है कार्डिक मसल यानी कार्डिक पेशी। वॉलेंटरी मसल ऐसा मसल्स जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, जैसे कि हाथ और पैर के मसल्स, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं। वॉलेंटरी मसल्स को स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकतर हड्डियों यानी बोन से अटैच होता है यानी जुड़ा होता है तथा शारीरिक गति यानी बॉडी मूवमेंट में सहायक होता है। इसको स्ट्रिएटेड मसल यानी रेखित पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाइट और डार्क बोन में होता है यानी कि हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एवं रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होता है। अगला है इनवॉलेंटरी मसल्स यानी अनैच्छिक पेशियाँ। इसको स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियाँ तथा आरेखित पेशी यानी अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है। इस मसल्स की गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, जैसे कि आहार नली में भोजन का प्रवाह, फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, रक्त नालिका का प्रसार एवं संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये आँख की पलक यानी इरीज ऑफ आई में भी होता है, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटस और फेफड़ों की श्वासनी यानी ब्रोंची ऑफ द लंग्स में पाया जाता है। अगला है कार्डियक मसल्स यानी कार्डिक पेशी। यह हृदय की पेशियाँ हैं यानी मसल्स ऑफ द हार्ट। यह एक प्रकार का इनवॉलेंटरी मसल्स है जिसकी गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, यह जीवन भर गति करते रहता है। अगला और आखिरी टाइप है एनिमल टिश्यू का नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। यह नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका से बना होता है यानी न्यूरॉन्स का बना होता है। यह ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स यानी तंत्रिकाएं में पाया जाता है। जैसा कि फिगर देख रहे हैं, जो सिंगल लॉन्ग पार्ट है इसको एक्सोन यानी तंत्रिकाच कहते हैं। जो ब्रांच मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट है इसको डेंड्राइट कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका रेशों यानी नर्व फाइबर से गुजरने वाली सिग्नल को तंत्रिका स्पंदन यानी नर्व इम्पल्स कहते हैं। यह था टिश्यू पर वीडियो। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन शाम 5 बजे हमारे साथ जुड़ें और साइंस को इंटरेस्टिंग तरीके से आसानी से समझें। याद रखें, शाम 5 बजे क्विक नॉलेज में। धन्यवाद।